एक दोषपूर्ण नींव कभी भी एक मजबूत प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकती, चाहे वो विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, शासन हो या फिर आईटी। और आज हम जिस प्रणाली की बात कर रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। बिल्कुल। और आज हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक जासूसी करने वाले हैं। हम उस गड़बड़ी की तह तक जाएंगे जो हमारे लोकतंत्र की नींव में छुपी हुई है, लेकिन आसानी से किसी को नजर नहीं आती। हम बात कर रहे हैं भारत की मतदाता सूचियों की, और उनमें सुधार की कितनी तत्काल जरूरत है। सही कहा। और ये कोई अकादमिक बहस नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक देश जो खुद को डिजिटल सुपर पावर कहता है, उसकी चुनावी व्यवस्था आज भी 20 साल पुराने उस कागजी दौर की समस्याओं से जूझ रही है। ये चर्चा द हिंदू में छपे एक बेहद जरूरी लेख पर आधारित है। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक तरह से सोने की खान है। बिल्कुल। जीएस पेपर 2 में शासन और राजनीति से जुड़े सवालों के लिए मुझे नहीं लगता इससे बेहतर केस स्टडी हो सकती है। और सिर्फ मेंस ही क्यों, प्रीलिम्स में भी चुनावी सुधारों पर सीधे सवाल बनते हैं। तो आज की बातचीत हर नागरिक के लिए जरूरी है, लेकिन हाँ, एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पर। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि समस्या आखिर है क्या? स्रोत कहता है कि हमारी आज की मतदाता सूचियों का आधार 2002 से 2004 के बीच बने कागजी रिकॉर्ड हैं। सुनने में ये एक सामान्य सी बात लगती है, लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है? देखिए, ये सिर्फ बड़ा मुद्दा नहीं, यही असल मुद्दा है। सारी समस्या की जड़ ही यही है। आप सोचिए, हम 2024 में हैं और हमारे लोकतंत्र का जो सबसे जरूरी डेटाबेस है, हाँ, वो उस जमाने में बना था जब ना स्मार्टफोन थे ना ब्रॉडबैंड था। सब कुछ हाथ से कागज पर लिखा गया था। और जब कोई चीज हाथ से लिखी जाती है तो उसमें गलतियों की गुंजाइश नहीं बल्कि गारंटी होती है। मतलब हमारे डिजिटल इंडिया की जो इतनी भव्य इमारत है वो एक ऐसी नींव पर खड़ी है जो हाथ से लिखी भी और पुरानी है। ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। अजीब से ज्यादा ये खतरनाक है। और हैरानी की बात यह है कि आज भी हम उन्हीं रिकॉर्ड्स पर निर्भर हैं, जबकि हमारे चुनाव आयोग यानी ईसीआई के पास ईसीआई नेट नाम का एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया के सबसे एडवांस चुनावी सिस्टम्स में से एक माना जाता है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। स्रोत में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर यकीन करना मुश्किल है। जैसे नामों की स्पेलिंग में गलतियां, अग्रवाल का आगरावाल हो जाना या राकेश का राकेश लिखा जाना। सुनने में ये छोटी गलतियां लगती हैं, पर क्या ये वाकई छोटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब लाखों लोगों के साथ ऐसा हो तो ये एक छोटी गलती नहीं रह जाती। ये पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर एक सवालिया निशान बन जाती है। और ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। कई एंट्रीज में तो सिर्फ पहला नाम लिखा है, सरनेम है ही नहीं। कहीं घर का नंबर गायब है तो कहीं एपिक नंबर ही नहीं है। इस तरह का डेटा देखा जाए तो किसी काम का नहीं होता। रुकिए, एक उदाहरण ने तो मेरा सिर ही घुमा दिया। स्रोत बताता है कि एक ही व्यक्ति शार्दुल, उसको मतदाता सूची में किरण और सीमा दोनों का पति दिखाया गया। हाँ, मैंने पढ़ा वो। मतलब मतदाता सूची में ये कोई टाइपिंग की गलती तो नहीं हो सकती? ये तो डेटा की पूरी समझ पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल, ये किसी फिल्म का प्लॉट लग रहा है ना। ये दिखाता है कि डेटा को वेरीफाई करने का कोई सिस्टम था ही नहीं। और ये सिर्फ एकाध उदाहरण नहीं है, ये उस बीमारी के लक्षण है जो पूरे डेटाबेस में फैली हुई है। लेखक ने अपना निजी अनुभव भी बताया है। हर चुनाव में वोट डालने के बावजूद उन्हें हजारों एंट्रीज को हाथ से छानने के बाद भी अपना नाम नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि 60 करोड़ से ज्यादा एंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें हम क्रॉस चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ कागज पर हैं। और जो डिजिटल वर्जन है भी वो इतना खराब है कि चुनाव आयोग का ऑनलाइन सर्च इंटरफेस लगभग बेकार है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सोचिए, चुनाव आयोग का ऑनलाइन सर्च इंजन गूगल के सामने एक टूटे हुए कैलकुलेटर जैसा है। आप कुछ भी ढूंढने की कोशिश करें, जवाब लगभग हमेशा कोई विवरण नहीं मिला या त्रुटि ही आता है। अरे बाप रे! ये एक डिजिटल दरवाजा है जिस पर ताला लगा हुआ है और चाबी कहीं फेंक दी गई है। अनगिनत असली मतदाता सिर्फ इस वजह से अपना नाम नहीं ढूंढ पाते। तो यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। एक तरफ ये टूटा फूटा पुराना सिस्टम है और दूसरी तरफ, जैसा आपने बताया, हमारे पास ईसीआई नेट जैसी एक सुपर स्मार्ट प्रणाली है। एक ऐसा सिस्टम जो मोबाइल नंबर, ईपिक, नाम, पते, यहाँ तक कि परिवार के रिश्तों से भी लोगों को ढूंढ सकता है।
डुप्लीकेट एंट्रीज पकड़ सकता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर सुधार तक सब कुछ कर सकता है। तो सवाल यह है कि हम इस पुरानी कागजी व्यवस्था में अटके क्यों हुए हैं? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि निराशाजनक पहलू है। इसी जेनेट एक फरारी की तरह है जो हमारे गराज में खड़ी है, लेकिन हम उसे चलाने के बजाय अपनी 20 साल पुरानी मारुति 800 को धक्का लगा रहे हैं। सही तुलना है। इसी जेनेट सब कुछ ऑनलाइन तेजी से और बिना गलती के कर सकता है। आधार से जुड़कर तो ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन उन पुराने 2002-04 वाले डेटा का क्या? उसे इस फरारी में क्यों नहीं डाला गया? यही तो $1 मिलियन का सवाल है। देखिए, बहुत कम मेहनत से उन पुराने कागजों को डिजिटाइज करके खोजने लायक बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और स्रोत एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है कि क्या ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि उन पुराने रिकॉर्ड्स की कमजोरियां और गड़बड़ियां छुपी रहें? एक मिनट, लेकिन ये तो बहुत बड़ा आरोप है। क्या ये भी संभव नहीं कि ये सिर्फ नौकरशाही की सुस्ती हो, जानबूझकर छिपाने की कोशिश ना हो? कभी कभी अक्षमता और साजिश में फर्क करना मुश्किल होता है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। इसे साजिश कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन इसे सिर्फ सुस्ती कहकर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। जब आपके पास एक समस्या को ठीक करने का इतना शक्तिशाली टूल हो और आप उसका इस्तेमाल ना करें, तो सवाल तो उठेंगे ही। ये एक तरह की व्यवस्थागत जड़ता है, जैसा चल रहा है चलने दो वाली सोच। और इस जड़ता का असर आम आदमी पर कैसे पड़ता है? मान लीजिए किसी को अपना नाम जुड़वाना है या पता बदलवाना है। मौजूदा प्रक्रिया कितनी जटिल है? प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो आम नागरिक को हतोत्साहित करने के लिए ही बनाई गई लगती है। चुनाव आयोग उम्मीद करता है कि लोग 20 साल पहले का याद रखेंगे कि उन्होंने किस बूथ पर वोट दिया था। ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल। उस जमाने में तो एपिक कार्ड भी ठीक से नहीं होते थे, लोग कागज की पर्चियों पर निर्भर थे। जो इंसान पिछले 20 साल में 4 बार घर बदल चुका है, उसे अपना पुराना बूथ नंबर कैसे याद रहेगा? और इसमें बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLOs की क्या भूमिका होती है? क्या वो मदद नहीं करते? BLOs खुद इस टूटे हुए सिस्टम के शिकार हैं। उनका काम ज्यादातर वो कागजी फॉर्म बांटना और इकट्ठा करना ही रह गया है। उनके पास पुराने रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं होता। स्रोत बताता है कि वो अक्सर ऐसे दस्तावेज मांगते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र। अच्छा। वे भी नियमों को लेकर काफी भ्रमित रहते हैं। तो पूरी प्रक्रिया एक अजीब से लूप में फंसी हुई है। डिजिटल से कागज से डिजिटल। आप ऑनलाइन जानकारी देखें, फिर उसे हाथ से फॉर्म पर भरें, फोटो चिपकाएं, फिर BLO से लेकर जाएगा और उसे कोई और फिर से डिजिटाइज करेगा। अरे, ये तो वही बात हुई कि आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें और कंपनी आपको कहे आप खुद रेस्टोरेंट जाकर पता कर लीजिए कि आपका खाना बना है या नहीं। आधे से ज्यादा फॉर्म अनडिजिटाइज्ड पड़े हैं। ये तो पूरी तरह से एक ठप पड़ा हुआ सिस्टम लगता है। और जब कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश करता है तो क्या होता है? यहीं पर पारदर्शिता की कमी सामने आती है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करते हैं तो आप उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने BLO के जरिए फॉर्म दिया है तो आपको सिर्फ प्राप्त हुआ का स्टेटस दिखता है। उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद वो फॉर्म किस अधिकारी के पास गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कुछ पता नहीं चलता। वो एक ब्लैक होल में चला जाता है। तो इस सब का कोई आसान समाधान नहीं था? बिल्कुल था। स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव देता है। जो लोग तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी मदद के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ मोबाइल डिजिटल कियोस्क लगाए जा सकते थे। अच्छा। ये कियोस्क लोगों के घर घर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते थे। इससे BLOs पर बोझ भी कम होता और ये कागजी काम पूरी तरह खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा करने की बजाय चुनाव आयोग के कागजी तरीकों ने मतदाताओं और अधिकारियों दोनों के लिए भ्रम और संकट पैदा कर दिया है। ठीक है, हमने समस्या की जड़, सिस्टम की नाकामी और आम आदमी की परेशानी को अच्छे से समझ लिया है। अब शिकायतें बहुत हो गई, ये द डीप डाइव है, हम समाधान पर बात करते हैं। बिल्कुल। अगर हमें 2026 की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को सुधारना हो, उसे पूरी तरह से डिजिटल, पेपरलेस और भरोसेमंद बनाना हो, तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा? स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट और 5 कदमों वाला एक्शन प्लान सुझाता है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बहुत ही तार्किक वर्कफ्लो है। चलिए एक एक करके इन कदमों को समझते हैं। पहला कदम क्या होगा? पहला और सबसे जरूरी कदम है डिजिटलीकरण के माध्यम से खोज क्षमता बनाना। मतलब सभी राज्यों की मतदाता सूचियों को एक ऐसे डिजिटल फॉर्मेट में लाना जिसे आसानी से खोजा जा सके, और इसके लिए अंग्रेजी को एक मानक भाषा बनाना होगा।
लेकिन भारत में तो इतनी सारी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाओं का क्या होगा? क्या वो खत्म हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा सवाल है। क्षेत्रीय भाषाओं को गैर खोज योग्य फील्ड के रूप में रखा जा सकता है, लेकिन डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए एक कॉमन भाषा यानी अंग्रेजी का होना जरूरी है, ताकि पूरे देश के डेटा को एक साथ देखा और समझा जा सके। ठीक है। दूसरा कदम है डेटा एकीकरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मतदाता सूची के पुराने रिकॉर्ड्स को अन्य भरोसेमंद डेटाबेस जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एपीआईज के जरिए जोड़ना। पहचान की पुष्टि के लिए आधार को मुख्य आधार बनाना। इससे तो डेटा को क्रॉस वेरीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा और फर्जी मतदाता अपने आप बाहर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ये तो बहुत शक्तिशाली कदम लगता है, पर क्या इसमें प्राइवेसी का खतरा नहीं है? ये एक जायज चिंता है, लेकिन यहाँ डेटा का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के सत्यापन के लिए किया जाएगा, न कि किसी और काम के लिए। मजबूत डेटा सुरक्षा कानूनों के साथ इसे सुरक्षित बनाया जा सकता है। तीसरा कदम है मतदाताओं का वर्गीकरण। ये तो एक नया विचार है। किस तरह का वर्गीकरण? मतदाताओं को उनकी परिस्थितियों के आधार पर 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहला ग्रुप, वे लोग जिनका पता स्थिर है, जो सालों से एक ही जगह रह रहे हैं। दूसरा ग्रुप, वे जो बार बार शहर या घर बदलते हैं, जैसे नौकरी पेशा लोग या छात्र। और तीसरा ग्रुप, वे जिनके आप्रवासन या राष्ट्रीयता से जुड़े कुछ विशेष मामले हैं। ऐसा करने से हर ग्रुप की जरूरत के हिसाब से प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। बहुत तार्किक है। इससे सबको एक ही डंडे से हाँकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा कदम क्या है? चौथा कदम है EFIS का पूरी तरह से ऑनलाइन सबमिशन, यानी एन्यूमरेशन फॉर्म्स सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएं। और जैसा हमने पहले बात की, जो लोग खुद नहीं कर सकते उनकी मदद के लिए मोबाइल डिजिटल कियोस्क होंगे। अच्छा। हमारे देश में तकनीक प्रेमी युवाओं की कमी नहीं है जो इस काम को आसानी से कर सकते हैं। और आखिरी पांचवा कदम? पांचवा और अंतिम कदम है पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण। दस्तावेज के सत्यापन से लेकर आखिरी जांच तक सब कुछ एक पारदर्शी ऑनलाइन वर्कफ्लो के जरिए होना चाहिए। हर मतदाता को पता होना चाहिए कि उसका आवेदन कहाँ है और उस पर क्या हो रहा है। कोई ब्लैक होल नहीं, कोई लाल फीताशाही नहीं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें एक लाइन में समझना हो तो आज की बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? अगर एक लाइन में कहूं तो हमारा लोकतंत्र एक ऐसी नींव पर खड़ा है जिसमें दीमक लगी हुई है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारी सबसे जरूरी सूची 20 साल पुराने गलते हुए कागजों पर बनी है। तो दोनों का अपमान है। और समाधान भी उतना ही स्पष्ट है। एक पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली न केवल संभव है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अब जरूरी हो गई है। बिल्कुल। और ये सुधार सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये विश्वास बहाली की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एक डिजिटल SIR प्रणाली पूरी प्रक्रिया को सरल, तेज और भरोसेमंद बना देगी। यह देर आयद दुरुस्त आयद का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। 2026 का SIR सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा से चलने वाली एक विश्वास क्रांति बनना चाहिए। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम डिजिटल पेमेंट से लेकर सरकारी सब्सिडी तक अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए तकनीक पर भरोसा करते हैं, तो हमारे लोकतंत्र की सबसे पवित्र प्रक्रिया मतदान का अधिकार आज भी 20 साल पुराने कागजी युग की बेड़ियों में क्यों जकड़ी हुई है? क्या ये केवल एक तकनीकी चूक है, या ये हमारी व्यवस्थागत जड़ता और बदलाव से डरने की आदत का एक गहरा प्रतिबिंब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर इस चर्चा ने आपके मन में कोई सवाल या विचार पैदा किया है, तो हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी चर्चाओं का हिस्सा बन सकें। अगली बार तक सीखते रहें।